जब से मुझे पता चला कि ये मेरी आर्टिस्ट ऑफ द डे बनने वाली है, तब से दिमाग के रेडियो में सिर्फ एक ही गाना बज रहा है, मुड़ के ना देखो दिलबरो। विभा, वेलकम टू वॉकमैन क्लासिक्स। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। जी, बुलाया है और बुलाने का इरादा ये है कि आपको आपके म्यूजिक को और अच्छे से समझें हम। इनके म्यूजिक की अगर बात करें तो एक बड़ा खूबसूरत सा ब्रिज है इसमें इंडिपेंडेंट म्यूजिक और बॉलीवुड का। बॉलीवुड में बहुत सारे गाने नामचीन कंपोजर्स के साथ ये आपको दे चुकी हैं, इंक्लूडिंग जिसमें राजी है, गली बॉय है, फिलोरी है, लिस्ट बहुत लंबी है। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के तौर पर ये सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, खुद ही अपने गाने कंपोज करती हैं और बहुत कुछ करती हैं। और इनके म्यूजिक की एक, वो मैं कहूँ, एक हल्की सी जो ठंडक है, वो आपको याद दिलाती है कश्मीर की। कश्मीरी फोक को जी आगे बढ़ाने का जो एक इरादा इनके म्यूजिक में दिखाई देता है। ये है मेरी आर्टिस्ट ऑफ द डे, विभा सराफ। बातें शुरू करते हैं, चलिए बचपन से ही शुरू करते हैं। टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड। वाज लाइक ऑलवेज म्यूजिकल? सबकॉन्शियसली अ या लॉट, कॉन्शियसली थोड़ा उतना ज्यादा भी नहीं, पर हाँ जरूर, मतलब मेरे अ, दादाजी के पूजा में या फिर मेरे घर पे मेरी मॉम के कुकिंग टाइम पे गाने में, या कितनी सारी चीजें। सबकॉन्शियस और कॉन्शियस तो हमारा फुल बीइंग होता है ना, तो दोनों ही चीजें मिला के इट वाज अ पार्ट ऑफ माई। मेरे नानू भी गाते थे, मेरी माँ, मेरे मामू भी गाते हैं, मेरी मासी भी गाती है, मैटरनल साइड तो पूरा ही गाता है। तो इसमें कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं थी घर पे ये गाती है। पॉइंट ये था कि डायरेक्शन क्या होगा, या होगा भी या नहीं होगा, बस गाते थे। इट्स लाइक हर दिन का एक डेली चोर बोल दे से ना, होता ही है जिंदगी का सबकॉन्शियसली। हिस्सा था म्यूजिक, जो कि हम सबका ही होता है। आप बता रही थी बचपन में कैसे घर वालों को शौक था म्यूजिक का, जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन आपकी जिंदगी बना म्यूजिक। तो जब आपने घर वालों को कहा कि मुझे तो सिंगर बनना है, म्यूजिक ही करना है, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन? ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं तो कुछ तो हुआ होगा। मतलब शुरुआत मेरी ऐसी हुई थी, आई थिंक आई वाज 8 और 9 व्हेन आई फर्स्ट टाइम परफॉर्म्ड श्री फोर्ट ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली में। दिल्ली में? मैं हाँ हाँ। पहली परफॉर्मेंस दी। उसके बाद 10 पे मैंने अपनी फर्स्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग की। आई रिकॉर्डेड इट फॉर अ टेलीफिल्म कॉल्ड हब्बा खातून, जिसमें ओके। पंडित भज्जी का म्यूजिक था। तो ये चलता आ रहा था, स्कूल कॉलेज में गाते थे, कॉलेजेस में गाते थे, कॉम्पिटिशन्स में गाते थे, जीत के आते थे। लेकिन फिर ऑफिस, आई हैड अ कॉर्पोरेट लाइफ आल्सो फॉर अ वेरी ओके लॉन्ग टाइम। तो ओके। वहां पे हमारा बैटल ऑफ बैंड्स भी हुआ। वहां पे भी मैं गाती थी। दिल्ली में एक अकपेला कॉयर ग्रुप था, आर्टिस्ट अनलिमिटेड, उनके साथ भी मैं गाती थी, जहाँ पे मैंने अपनी वेस्टर्न म्यूजिक की कुछ नुआंसेस सीखे। हिंदुस्तानी क्लासिकल वो मैंने दिल्ली में अगेन श्री राम भारतीय कला केंद्र में सीखा फ्रॉम अ गुरुजी। सो इट वाज while I was doing my English honors, तो मेरी पढ़ाई भी चल रही थी साथ में और ये भी चल रहा था। तो कभी वो ये नहीं सोचा था कि इसको एक सीरियस लाइफ डायरेक्शन देना होगा, क्या होगा। कश्मीरी फैमिली, इंजीनियर, डॉक्टर, और कोई प्रोफेशन हमें समझ नहीं आता। तो चीजें बस चल रही थी, चलती जा रही थी। पर हाँ, मुझे ये जरूर याद है कि मैं मैथ के क्वेश्चंस को नॉवेल बुक्स की तरह खोल के पढ़ती थी। सो आई वाज श्योर कि ये कहीं जाने बहुत ज्यादा दूर तो नहीं जाएगा ये जो माजरा है। तो फिर कुछ वक्त के बाद ऑब्वियसली कॉलेज खत्म हुआ, अपने पढ़ाई वढ़ाई कर ली, फिर नौकरी करने लगी। तो एक हमारा बैटल ऑफ द बैंड्स होता था बाकी के बड़े कंपनीज के साथ। तो वहां से मुझे एक तरीके का एक एक ब्रांच आउट मैं बोल सकती हूँ मिला, क्योंकि मैं 20 घंटे काम करने वाली लड़की थी दिन में। और संडेज को जब हमारा रिहर्सल था, संडेज को जब मेरा रिहर्सल होता था, तब मैंने सडनली सोचा कि दिल इसकी तरफ ज्यादा खींच रहा है मुझे और काम की तरफ उतना ज्यादा नहीं खींच रहा है। तो दैट्स द टाइम दैट आई रियलाइज्ड कि कुछ है जो करना चाहिए इसके बारे में, इसको एक डायरेक्शन देना चाहिए। पर कहने का मतलब ये है कि काफी चीजें करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची कि कुछ करना चाहिए। So what do you have to say about this bridge, Vibha? Independent music and Bollywood, जिस पर आप चल रही हैं। आई थिंक कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, वही ब्रिज है ये।
सबकॉन्शियस आपका फोक गीत है जो आप सुनते बड़े हो, मतलब बड़े होते हुए सुनते हैं, वो आपकी फैमिली में, आपके कल्चर में काइंड ऑफ आपकी रूह में एक तरीके से बहुत पहले से उतर जाता है, उतर आता है, जैसे भी आप कहना चाहेंगे। लेकिन फिल्मी संगीत तो ऑब्वियसली, अगर आप बॉम्बे में आए हैं तो आपको एक तरीके से बॉलीवुड फिल्म, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, actually it's not just only Bollywood, it's a lot of other regions also. I also sang for a Telugu film in Telugu and in Kashmiri, so और मैं 14 लैंग्वेजेस में भी गाती हूँ। तो आई वुड नॉट से कि संगीत की बस इतनी ही एक मैं बोलूंगी कि एक ही ब्रिज था। आई थिंक ब्रिज तो बहुत सारे हैं, बट इंटरेस्टिंगली अभी तक खिल के और फब के सिर्फ यही 2 आए हैं जितना भी थोड़ा बहुत काम किया है मैंने उसमें। आपने पहला कश्मीरी गाना इन द्रविडियन लैंग्वेज गाया था, वो क्या है, जरा मुझे समझाइए प्लीज। एक्चुअली एक फिल्म थी 24 किसेस जो कि तेलुगु में बनी थी। उसमें 2 गाने थे, एक था अक्षरालू व्हिच वाज अ सॉन्ग इन तेलुगु, एंड बिकॉज उनकी उस फिल्म के जो म्यूजिक कंपोजर थे जॉय बरुआ, उन्हें पता था कि मैं कश्मीरी में भी गाती हूँ, तो उन्होंने 2 थीम्स बनाई, एक तो उन्होंने तेलुगु में और एक थीम उन्होंने कश्मीरी में बनाई। जो कश्मीरी में उन्होंने गाना बनाया उसमें मैंने एक्चुअली उनकी उसी ओरिजिनल धुन पे कश्मीरी लिरिक्स। सो टेक्निकली देखा जाए तो वो पहला कश्मीरी गाना है जो किसी भी साउथ इंडियन फिल्म कैटेगरी में लिखा गया है। लवली। एंड एज यू सेड आप 14 अलग अलग 14 अलग अलग लैंग्वेजेस में गाती है। वो लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? गिनने में शायद पूरी नहीं आ पाए, मतलब टॉप 5 बता दीजिए। अच्छा, इसी बेसिकली रानी मेरा मेजर काम एडवर्टाइजिंग से शुरू हुआ था, एंड आई ओ अ लॉट टू एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड इन बॉम्बे। मैंने बहुत सारे 500 प्रोडक्ट्स के लिए जिंगल्स गाए हैं। वहीं पे मैंने डिस्कवर किया कि मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस में गा भी सकती हूँ। तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, मराठी, और क्या है, ओके मैं समझ गई, मतलब पूरा हिंदुस्तान मैं समझ गई। भोजपुरी। ये कहना गलत नहीं होगा विभा कि कश्मीरी फोक म्यूजिक को एक अलग लेवल पर उसे इवॉल्व करने की कोशिश तो रहेगी, आपकी हमेशा रहेगी, राइट? बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये तो मतलब हमारा कर्तव्य है, एक तरीके से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने रूट्स की तरफ, और मेरी हमेशा रहेगी। मतलब वो आई डोंट थिंक मुझसे कोई उससे जुदा कर सकता है। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फेज आल्सो, क्योंकि यू नो ये जब से ये क्या कहेंगे इसे इंटरनेट रेवोल्यूशन आया है, आर्टिस्ट अपने काम को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट। बहुत सारा रीजनल म्यूजिक हमें सुनने को मिल रहा है। बॉलीवुड एक खिड़की हुआ करता था, बट वो कहानी पर बेस्ड होता था। अगर कहानी कश्मीर की है तो मुझे कश्मीरी गाना सुनाई दे देगा, और बहुत लिमिटेड होता है। सिर्फ कश्मीर नहीं, मैं ये बाकी दूसरे रीजन्स की भी बात करूंगी सिवाय पंजाब के। ये अच्छा फेज है, वो अपने आप में एक जॉनरा है। बिल्कुल। यस। तो ये एज आई सेड ये बहुत खूबसूरत है ये। बट आपको क्या लगता है कितना, कौन कौन सी चीजें हैं जो जो अभी भी एक बड़ा चैलेंज बनकर अटकी हुई है बाकी, मतलब फॉर रीजनल म्यूजिक to grow as big as maybe Bollywood music? आई थिंक पॉप कल्चर एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि मराठी इज नॉट दैट पॉपुलर। ह्यूज इंडस्ट्री, अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, इंडस्ट्री। अगर आप देखें पंजाबी बिकेम सो ह्यूज बिकॉज भाषा बोलने वालों ने उसको इतना इतना ज्यादा प्रेरित के उसे फैलाया। लैंग्वेज आपके कल्चर की एसेंस आपकी लैंग्वेज है, लिखित में लैंग्वेज या फिर बोलने में। आप जितना बोलेंगे, जितना उसको फैलाएंगे, उतनी वो फैलेगी। और ऊपर से पंजाबी बीट्स एंड they somehow got the combination of melody and beat absolutely right। और जितने लोगों की जुबान पे चढ़ती गई, चाहे आप इंडी पॉप देखें उसके थ्रू, ओ हो या बोलो तारा रा के थ्रू, कितने इजीली उन्होंने मेन स्ट्रीम में नेविगेट कर लिया। पर मुझे सब में जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज लगती है वो ये है कि वो अपना सीना चौड़ा करके और एक सेंस ऑफ प्राइड से अपने कल्चर को ओन करते हैं।
तो जब आपकी वो फीलिंग अपने आप से ही और अपनी कम्युनिटी में इतनी अच्छी होती है तो वो नेचुरली हर किसी तक पहुंच जाएगी. आई थिंक एवरी रीजन नीड्स टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट कि हमारी ये भाषा है, ये हमारा कल्चर है और हमें उसे ग्रो करना चाहिए. अगर हर रीजन वो करेगा तो कभी ना कभी हम कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे. आई एम नॉट, ये मेरा जवाब सिर्फ कश्मीरी फोक के लिए या कश्मीरी म्यूजिक के लिए नहीं है. मुझे लगता है कि सबको सेम लगना चाहिए. अभी मैं देखती हूँ कश्मीर में भी इतने सारे रैपस्टर्स आ रहे हैं जो गा रहे हैं, तो वो भी एक ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन जो आपका रीजनल म्यूजिक है टू इंटरनेशनल म्यूजिक है, बिकॉज रैप बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो गया ऑफ लेट because of sound tracks like Gully Boy or presence of so many other films. लेकिन कितने लोग इतनी कोशिशें करते हैं, फिर भी आप कश्मीर में पंजाबी गाने ज्यादा सुनेंगे. तो ये बात है. तो वो पेनिट्रेशन बहुत अच्छे से हो पाई है. पर ये जो पॉइंट है, पॉइंट आई थिंक यही पॉइंट मैं कहना चाहती हूँ कि सबको अपने रीजन को पूरी तरीके से ग्रो करने की कोशिश करनी चाहिए. At least in whatever small ways they can. Maybe collaborations are a great way. Maybe a Punjabi artist can collaborate. I'm sure that's been done. Like I try to look कि मैं कश्मीरी folk में कितना और regions को incorporate कर पा रही हूँ. बॉलीवुड का सफर कैसे शुरू हुआ और कैसे मिला बड़ा ब्रेक? टेल मी द स्टोरी नाउ फाइनली. आप काफी देर से इंतजार कर रही है. या एक्चुअली मैंने टेक्निकली जो गाना सबसे पहले गाया था उसका नाम था सुरखाब, जो एक फिल्म थी. सुरखाब फिल्म थी और गाने का नाम था सुरखाब के पर, जो कि मैंने 2000 शायद 15 में गाया था और बाद में वो रिलीज हुआ. उसके बाद अरिजीत सिंह के साथ मेरा गाना था जो कि काफी स्टार्ट में ही थोड़ा सा ट्रैक्शन गेन किया उसने, अब ज्यादा गेन कर रहा है. उसका नाम था ओ सोनिए. पंजाबी, हिंदी पंजाबी. फिर मैंने धनक के लिए भी गाया, फिर लॉरी के लिए भी गाया. बट फाइनली जहाँ पे आई थिंक मेरा एक मोमेंटम गेन हुआ, दैट वाज बिकॉज ऑफ सिंगिंग कश्मीरी फोक इन दिलबरो, जिसके ऊपर ऑफ कोर्स हमारे कंपोजर्स ने, इतने दिग्गज कंपोजर्स ने अपना हिंदी पार्ट कंपोज किया. एंड द सॉन्ग वाज कॉल्ड दिलबरो. क्या स्टोरी क्या है दिलबरो की? स्टोरी आई कैसे बताऊं. मुझे एक दिन एहसान का कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि आप स्टूडियो आ जाओ, हम एक फिल्म की सिचुएशन है, स्पाई है सिचुएशन में, तो हमें गाना सोचना है कि क्या गाना हम कर सकते. तो ब्रेनस्टॉर्म में हुई प्रॉपर 2 दिन के लिए, 2 सेशंस में हुई. मेघना जी थी, गुलजार साहब थे, शंकर एहसान लोई, वो सब भी थे वहां पे. व्हाट नेम्स. काफी इंटरेस्टिंग टाइम था वो, क्योंकि there is nervousness but there is also excitement, but then you also have to perform. If you can't do they expect you to do, तो फिर वैसे मैं उनसे पहले भी थी, मैंने उनके लिए कुछ डेमोस गाए थे पहले, बट आई थिंक मौका एक तरीके से इस चीज में सेट हुआ. तो एक दिन हमने सोचा, कुछ पोएटिसेस का नाम हम लोग बैठ के सोच रहे थे कि हबा खातून की पोएट्री लें या फिर लल देव, जो कि बहुत 2 एमिनेंट प्रोमिनेंट पोएटिसेस हैं कश्मीर में. फाइनली सेकंड डे हम दोबारा मिले और फिर मुझे वो गाना याद आया जो मेरी माँ हर शादी में रोते हुए गाती थी, मतलब क्योंकि विदाई सीक्वेंस में उनको ही सब बोलते थे कि आप गाएं, तो वो गाती थी दुछत से खान मजकूर, जो कि कश्मीरी पार्ट है इसका. तो मैंने कहा क्यों ना इसी को यूज कर लिया जाए, उनके गए हुए आंसुओं की भी एक कीमत अदा हो जाएगी. सो फाइनली इट केम टू लाइट लाइक दैट. वाओ. और अब हम सबको रुलाते हैं मिलके.